गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। बीएसटीसी प्रथम वर्ष पाठ्य पुस्तक शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या की प्रथम इकाई शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य के अंतर्गत हमने पूर्व में जाना, शिक्षा का अर्थ एवं उद्देश्य से परिचय प्राप्त किया। शिक्षा का अर्थ क्या है, हमने ये जाना कि शिक्षा अंग्रेजी में एडुकेशन शिक्षा को कहा जाता है और ये एडुकेशन लैटिन भाषा के शब्द एडुकेयर से निकला है, जिसका अर्थ होता है विकसित करना, अर्थात हमारे सर्वांगीण विकास को विकसित करना शिक्षा कहलाता है। उसके बाद हमने विभिन्न दार्शनिकों द्वारा शिक्षा की परिभाषा देखी। जैसे एक सुप्रसिद्ध दार्शनिक पेस्टोलॉजी ने कहा है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक सुव्यवस्थित और प्रगतिशील विकास है। शिक्षा वह है जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का, जो उसे प्रकृति प्रदत्त है, उनको वो सुव्यवस्थित कर और प्रगति की ओर ले जाती है और उसे जीवन में समायोजन करना सिखाती है। आगे हमने इस इकाई में देखा कि शिक्षा के आयाम क्या क्या हैं। शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षाक्रम, शिक्षक, विद्यार्थी, समाज, विभिन्न दार्शनिकों ने और जितने भी विचार बने हुए हैं शिक्षा के आयामों को लेकर, उनके बारे में हमने पढ़ा। आगे हमने देखा शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, दर्शन का अर्थ एवं संकल्पना, शिक्षा और दर्शन में संबंध। गांधी जी के अनुसार हमने परिभाषा देखी, जीवन का लक्ष्य न भिन्न हो सकता है, न शिक्षा का लक्ष्य जीवन के लक्ष्य से न्यून हो सकता है, अर्थात जीवन का लक्ष्य न भिन्न हो सकता है, न शिक्षा का लक्ष्य जीवन के लक्ष्य से न्यून हो सकता है। यानी सर्वांगीण विकास को उच्च उद्देश्य की ओर ले जाए, वही हमें शिक्षा सिखाती और वही शिक्षा है। अब आगे हम इसी प्रथम इकाई में ज्ञान की प्रकृति, स्वरूप एवं उसका शिक्षा से संबंध जानेंगे। अब आप देखिए, ज्ञान का अर्थ क्या होता है। प्यारे बच्चों, हम सभी अपनी आम भाषा में बोलते हैं कि आपको ज्ञान है क्या, आप इस बात का ज्ञान रखते हैं या नहीं। तो ये ज्ञान है क्या, बुद्धि, ज्ञान, क्या ये समान होते हैं और इनका शिक्षा से संबंध क्या है, आखिर इसका स्वरूप क्या है। तो ज्ञान शब्द, जैसा कि हम पाठ्य पुस्तक की भाषा में देखेंगे, ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध करना। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु अथवा विषय के स्वरूप का जैसा वह है वैसा ही अनुभव या बोध हो जाए, वह ज्ञान कहलाता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहती हूँ, यदि हमें दूर से पानी दिखाई दे रहा है और निकट जाने पर भी हमें पानी ही मिलता है, तो कहा जाएगा कि हमें उसका वास्तविक ज्ञान हुआ था, क्योंकि वह बाहर दूर से और पास से वही नजर आया जो हमें दूर से नजर आ रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें, जब हम सड़क पर वाहन चलाते हैं, जब हम कार ड्राइविंग करते हैं, तो आप देखना, जब हम कार में बैठकर देखते हैं तो दूर से हमें सड़क ऐसे लगती है जैसे कि पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वो पानी नहीं होता, वो तो सड़क ही होती है जो लंबी जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ हमें भ्रम पैदा हो गया, सोचा कुछ और देखा तो दिखा कुछ और, अर्थात हमारे मन में अनेक विचार आते हैं और हमारी खूब सारी मान्यताएं होती है जो हमारे मन में हलचल उत्पन्न करती है। मानवीय ज्ञान की पुख्ता समझ बनाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित करनी होती है कि हाँ, ये सत्य है या नहीं, अर्थात ये सड़क है या पानी है। तो विश्वास की अनिवार्यता, विश्वास का सत्य होना और प्रामाणिकता का पर्याप्त आधार होना। तो इस प्रकार हमने जाना कि ज्ञान वही है जो वास्तविक हो, जो हमें दूर से दिखाई दे रहा है वो निकट से भी दिखाई दे, वही सत्य में ज्ञान माना जाएगा। आगे आप देखिए, सामान्यतः हमें निरंतर अनुभव होते रहते हैं क्योंकि हम चेतन हैं। ये अनुभव हमें हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा। इंद्रियों के माध्यम से आए हुए ये अनुभव हमारे मन मस्तिष्क में जाते हैं और जब ये सब अनुभव जो हम देखते हैं मन मस्तिष्क में जाकर मस्तिष्क इनको व्यवस्थित करता है। व्यवस्थित करने का तात्पर्य उनका वर्गीकरण कर लेता है कि कौन सी चीज, उनका वर्गीकरण
पृथक्करण और योगीकरण। जैसे कि हम बाजार जाते हैं, बाजार से रसोई का सामान लेकर आते हैं, उसमें हम नहाने धोने का साबुन लाते हैं, पेस्ट लाते हैं, तो दाल लाते हैं, चावल लाते हैं। उसके बाद हम घर पर उनको व्यवस्थित करते हैं, कौन से डिब्बे में, कौन से बॉक्स में कौन सा सामान रखना है। तो इस प्रकार हमें जो जीवन में ज्ञान प्राप्त होता है उसको मन मस्तिष्क व्यवस्थित कर अपने अपने डिब्बे में डाल लेता है और उसे व्यवस्थित कर देता है। किंतु बच्चों, मन मस्तिष्क द्वारा ऐसे करने में कुछ नया घटित हो जाता है। कारण यह है कि मन मस्तिष्क के पास अपनी अपनी शक्ति होती है और इनका अनुभव पर लागू होने से अनुभवों का वह रूप नहीं रहता जैसा वह पहले था। इन शक्तियों को हम संयुक्त करने की शक्ति और जटिल बनाने की शक्ति कहते हैं। अर्थात मन मस्तिष्क उन चीजों को संयुक्त करता है और जटिल करता है कि किस प्रकार वो डिफाइन होगी। आगे इसी इकाई में तो इस प्रकार आपने ज्ञान का अर्थ जाना और उसकी प्रकृति जानी कि ज्ञान वास्तव में है क्या। आगे हम ज्ञान की कसौटियां यानी कि ज्ञान को परखना कि यह जो हमें हुआ है यह ज्ञान ही है, उस हेतु हम देखते हैं कि अब हम आगे चर्चा करेंगे ज्ञान की कसौटियां, अर्थात ज्ञान क्या है, ज्ञान को तय करने की कसौटियां क्या हैं। जिसमें पहली कसौटी है निश्चितता, सर्टेनिटी। दूसरी कसौटी का नाम है स्पष्टता, क्लियरिटी। तीसरी कसौटी है अबाधिता, नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी। चौथी कसौटी है नवीनता। इस प्रकार 4 कसौटी के अंत में क्रिया साफल्य। ये 5 कसौटियां तय करती है कि आपने जो विचार किया है, जो सोचा है ज्ञान के रूप में, वो सही है कि नहीं। पहले हम बात करते हैं निश्चितता की, सर्टेनिटी की। हमें जीवन में जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं यदि वे अनिश्चित अर्थात रूप, सीमा, एक समयावधि व स्थिति के अनुसार न हो तो वे ज्ञान का आधार या रूप नहीं हो सकते। मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहती हूँ। जैसे अंधेरे में किसी वस्तु का हमें ज्ञान, कोई वस्तु हमें सफेद वस्तु तो है लेकिन अभी ये निर्धारित नहीं है कि उसका रूप कैसा है, उसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब उसने कितने एरिया को घेर रखा है, उसकी समयावधि कितने समय तक वो वाइट बन के रहेगी, वो उसकी स्थिति, ये वो अनुभव में तो आ रही है हमें सफेद वस्तु, किंतु ऐसा अनुभव ज्ञान नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो सर्टेनिटी की कसौटी को पूरा नहीं कर रहा। अर्थात अंधेरे में सफेद दिखाई देने वाली वस्तु गाय है, अमुक आकार प्रकार की है, अमुक रूप की है, अमुक स्थिति में है। ये जब निश्चितता की स्थिति शर्त पूरी हो जाएगी तब हम उसे पूरा ज्ञान कहेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है। दूसरी कसौटी स्पष्टता। हमें न केवल ये अनुभव होना चाहिए कि अंधेरे में दिखाई देने वाली सफेद वस्तु गाय है और वो अमुक रूप, अमुक स्थिति और ये समयावधि तक वहां पर रुकेगी, अपितु हमें यह भी अनुभव होना चाहिए कि ये अन्य से भिन्न भी है। ऊपर वाले गाय के उदाहरण में पहली कसौटी के अनुसार यद्यपि सब कुछ निश्चित है किंतु अभी भी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि गाय के अतिरिक्त वहां जो कुछ है गाय उससे भिन्न है। जैसे गाय जहाँ स्थित है वहां यदि सफेद दीवार या अन्य कोई सफेद वस्तु हुई तो गाय के आकार प्रकार का सही अनुभव नहीं हो सकता क्योंकि सफेद ही गाय और दीवार भी सफेद। तो हम कंफर्म कैसे कह सकते हैं कि सफेद जिस सफेद का हमें ज्ञान हुआ है उसका एरिया कितना है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से आगे समझाना चाहूंगी। महाभारत में द्रोणाचार्य जी द्वारा कौरव पांडवों का जब शिक्षा अभ्यास किया जा रहा था तो उनसे पूछा गया कि पेड़ पर बैठे पक्षी को तुम लोग क्या क्या किस किस रूप में देख रहे हो, उसके क्या क्या अंग देख रहे हो। किसी ने बताया कि मुझे तो पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने बताया मुझे पेड़ और पक्षी दिखाई दे रहा है, किसी ने मुझे आसमान के साथ पेड़ पक्षी दिखाई दे रहा है। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा मुझे पक्षी की आंख के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इस कथन में पक्षी का पेड़ की अमुक डाली पर निश्चित रूप, अवधि एवं स्थिति में होना निश्चितता की कसौटी को पूरा करता है। मतलब पेड़ पर पक्षी बैठा है और उसका एरिया इतना है और उसमें अर्जुन को आंख दिखाई दे रही है। अर्थात स्पष्टता का अर्थ है किसी वस्तु का अन्य वस्तु से भिन्न रूप में अनुभव हो जाना।
तो हमने ज्ञान की 2 कसौटी पर ज्ञान को स्वीकार लिया, स्पष्टता एवं निश्चितता। अगली ज्ञान की कसौटी है अबाधिता। अबाधिता, बाधा, जैसा कि नाम से व्यक्त हो रहा है, बाधा रहित। इसका अर्थ यह है कि एक प्रकार के ज्ञान का किसी अन्य प्रकार के ज्ञान से खंडन नहीं होना चाहिए। आपने आंख से जो देखा, कानों से जो सुना, जीभ से जो चखा और त्वचा से जो अनुभव किया, इन सब में सामंजस्य होना चाहिए। अग्नि का स्पर्श हो जाने पर यदि शीतलता का अनुभव हो तो उसे अग्नि नहीं कहेंगे। हम ये नहीं कह सकते हमें अग्नि का ज्ञान हो गया, यानी अग्नि का ज्ञान हुआ, यानी कि वो तपन फील करवाने वाली होनी चाहिए, तभी आप कहेंगे कि मैं जान चुका हूँ कि अग्नि क्या होती है। इसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में जो ज्ञान अभी तक खंडित नहीं हुआ वही वास्तविक ज्ञान है। संभवतः इसीलिए सभी विषयों में निरंतर नई खोज एवं स्थापनाएं होती रहती है। चौथी कसौटी की ओर बढ़ने से पूर्व यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ज्ञान की पुनरावृत्ति या उसकी स्मृति को ज्ञान नहीं माना गया है। अगली चौथी कसौटी है ज्ञान की नवीनता, नॉवेलिटी। ज्ञान को ज्ञान होने के लिए उसमें नवीनता होना आवश्यक है। नवीनता चाहे तथ्य की हो, सूचना की हो, दृष्टिकोण की हो या अनुभव की हो, नवीनता के बिना उसे ज्ञान नहीं कहा जाता। उसे हम मात्र आवृत्ति कह सकते हैं कि ये बार बार घटित हो रही है। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाना चाहती हूँ बेटा, कि हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं। प्रतिदिन मंदिर जाना, प्रतिदिन रोजाना के कार्य करना, नहाना धोना एवं सभी परिचितों से रोज मिलना, रोज ऑफिस जाना, रोज ऑफिस से आना, इसमें कोई ज्ञान नहीं होता। तो इसका सीधा उत्तर होगा नहीं, ज्ञान नहीं हो रहा। कारण यह है कि इन सभी गतिविधियों को हम अपनी रोजमर्रा की शैली यानी एक यांत्रिक शैली में करते हैं कि करना ही है हमें ये कार्य। जिस क्षण से आप उन्हें यांत्रिक शैली से न करके भिन्न प्रकार से करेंगे तो उसमें एक अलगपन, एक नवाचार उत्पन्न होगा और वो ज्ञान का रूप लेगा, अर्थात नवीनता उसमें हो जाएगी। मैं इसको आपको एक प्राचीन काल के रामायण के उदाहरण से समझाना चाहती हूँ। एक बार एक दस्यु डाकू था जो राहगीरों को लूटने और उनकी हत्या करने का कार्य करता था। स्वयं के परिवार के सदस्यों से एक बार उस डाकू से किसी ने पूछा कि आप ये जो कार्य कर रहे हो ना, तो आप अपने परिवार से ये पूछ कर आओ कि क्या इस कार्य के कर्म के फल का जो भागीदार वो बनेंगे। मतलब आप तो चोरी कर रहे हो, तो क्या आपके परिवार वाले को भी तो आप चोरी करके उन्हीं का पेट भर रहे हो, उनको खिला रहे हो, तो जब ईश्वर आपको दंड देगा तो क्या वो भी दंड स्वीकार करेंगे। जैसे उसने घर पर जाकर पूछा, परिवारजनों ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम इसके पाप के भागीदार क्यों बनेंगे। वैसे ही कर्म के इस परिणाम में भी भागीदार होंगे, किंतु उनका ये पूर्व ज्ञान परिवार के सदस्यों की नकारात्मक प्रतिक्रिया से न केवल खंडित हुआ, अपितु उस डाकू के मन में नवीन अनुभव उत्पन्न कर दिया। इसी ज्ञान के आधार पर वो डाकू आगे बढ़ा, उसने वो कृत्य छोड़ा और वही वाल्मीकि, महान ऋषि वाल्मीकि बने, क्योंकि उनको इस चीज का ज्ञान हो गया कि स्वयं के कर्मों का फल स्वयं को ही भुगतना पड़ता है, कोई हमारे कर्मों को वहन नहीं करता। अब अंत में क्रिया साफल्य, जैसा कि नाम से विदित हो रहा है, रिजल्ट अचीविंग, हमें सब प्राप्त हो गया। निश्चितता हमने देख ली, ज्ञान की स्पष्टता जान ली, अबाधिता जान ली, नवीनता जान ली, लेकिन इन सबको करने के उपरांत क्या हमारा किया गया कार्य सफलता की ओर गया, हमें पॉजिटिव परिणाम मिले? अगर मिले तो वास्तव में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से समझाना चाह रही हूँ, कहीं दूर हमें जल होने का अनुभव हुआ, इसे ज्ञान के लिए हमने चारों कसौटियां पूरी कर ली, किंतु जब तक जल से हमारी प्यास नहीं बुझी, जब तक जल हमने नहीं पिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि प्यास बुझाने वाले जल के ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कारण ये है कि जो क्रिया हमने चारों कसौटियों को पूरा करने के बाद हुए ज्ञान के आधार पर की, वह यदि सफल न हो तो इसे ज्ञान की अंतिम कसौटी क्रिया साफल्य के आधार पर ज्ञान नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार हमने ज्ञान की पांचों कसौटियों का अध्ययन किया। अंत में मैं एक उदाहरण और आपको समझाना चाह रही हूँ इसी ज्ञान के उद्देश्य को लेकर, कि किसी डॉक्टर ने आपको औषधि दी,
रोगी को दी जाने वाली औषधि को तभी सही माना जाएगा जब वह रोगी की बीमारी अथवा कष्ट को दूर कर देगी। जो ऐसा ना करे उसे ना तो सही औषधि कहा जाएगा और ना उसे देने वाले को सही कहा जाएगा, अर्थात क्रिया साफल्य का होना। तो बच्चों, हमने ज्ञान की कसौटियां को बहुत अच्छे से समझा। आगे इसी इकाई को आगे ले जाते हुए बता रही हूं मैं वास्तविक ज्ञान एवं शिक्षा में संबंध। वास्तविक ज्ञान क्या है और शिक्षा क्या है, इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं बुक में, जो आप जब इसे स्कैन करेंगे या आप वीडियो के माध्यम से भी इसे अच्छे से देख सकते हैं। बोध प्रश्न, दैनिक जीवन के अनुभवों से ज्ञान की सभी कसौटियों को जोड़कर समझें और एक रिपोर्ट तैयार करो। क्या ये वास्तव में सही है कि हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है? आगे हम देखते हैं शिक्षा दर्शन के विचारणीय बिंदु। शिक्षा दर्शन क्या है? शिक्षा के उद्देश्य, सीखना, शिक्षा दर्शन, ज्ञान का शिक्षा से संबंध आदि को विस्तार पूर्वक समझने के बाद हम देखेंगे शिक्षा दर्शन में भी यही विचारणीय प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन का निर्धारण कौन, कब व कैसे करे तथा इनका आपसी संबंध क्या है। फिर यह भी महत्वपूर्ण है कि जिसे शिक्षा दी जाएगी अर्थात वह विद्यार्थी किस प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक वातावरण की उपज है। समय समय पर हमारे जो शिक्षक चिंतक रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, अंबेडकर, रूसो, जॉन डीवी, पाओलो फ्रेरे आदि ने समय समय पर अपने विचार प्रकट किए हैं और उन विचारों के आधार पर कुछ विचारधाराएं बनी हैं। उन विचारधाराओं में हमारे पाठ्यक्रम में जो विचारधाराएं हैं उनमें सर्वप्रथम विचारधारा है प्रकृतिवाद। अब प्रकृतिवाद के अंतर्गत हम देखेंगे कि प्रकृतिवाद का अर्थ एवं प्रकार, प्रकृतिवाद के प्रकार, प्रकृतिवाद एवं ज्ञान, प्रकृतिवाद एवं शिक्षा, प्रकृतिवाद एवं विद्यार्थी, प्रकृतिवाद एवं पाठ्यक्रम, प्रकृतिवाद एवं शिक्षक और प्रकृतिवाद एवं शिक्षण विधि। प्रकृतिवाद एवं विद्यालय प्रबंधन, प्रकृतिवाद के आलोच्य बिंदु। इस प्रकार एक वाद को समझने के लिए हमें उसका शिक्षा से संबंध और किस प्रकार उसके नियमों को शिक्षा में लागू किया जाता है तो हम इतने पॉइंट्स देखेंगे। उसी प्रकार आदर्शवाद का अर्थ एवं संप्रत्यय, जिस प्रकार प्रकृतिवाद के सारे नियम हमने देखे उसी प्रकार आदर्शवाद को देखेंगे। उसके बाद यथार्थवाद का अर्थ एवं संप्रत्यय, उसके बाद व्यवहारिकतावाद जिसे हम प्रयोजनवाद का अर्थ एवं संप्रत्यय। तो अब इसी इकाई में अभी हम प्रकृतिवाद के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि प्रकृतिवाद क्या है और इसका शिक्षा में इसको कैसे लागू किया गया है। प्रकृतिवाद के अर्थ एवं प्रकारों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से निहित है, इस वाद का अर्थ प्रकृति को मूल तत्व मानने वाले सिद्धांत से संबंधित है। प्रकृति से आप क्या समझते हो बच्चों? आप जानते हो प्रकृति प्रदत्त जैसे कि जंगल, नदी, पहाड़, वायु, पृथ्वी, आग, ये सभी प्राकृतिक चीजें हैं जिसे हम कहेंगे। तो प्रकृति का अर्थ इतना ही नहीं है, अपितु जिसे हम प्राण अथवा जीवन कहते हैं वह भी प्रकृति से ही उत्पन्न है। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रकृतिवाद के 3 प्रकार माने जाते हैं। पहला पदार्थवादी प्रकृतिवाद, जो भौतिक तत्व में, पदार्थ में को केंद्र बिंदु मानता है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद और जैविक प्रकृतिवाद। इस प्रकार आप प्रकृतिवाद के प्रकारों के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसके 3 प्रकारों का आप बता सकते हैं: पदार्थवादी प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद एवं जैविक प्रकृतिवाद। आप वीडियो में दिए गए बुक के PDF को इस कोड से स्कैन करके आसानी से इसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपकी कोई भी इससे संबंधित प्रश्न हो तो आप पूछ भी सकते हैं। आगे हम देखेंगे प्रकृतिवाद एवं ज्ञान। प्रकृतिवाद जहां प्रकृति को मूल तत्व मानता है, वही ज्ञान को वो प्रत्यक्ष एवं अनुभवजन्य मानता है। अर्थात प्रकृतिवाद कहता है कि 5 ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जो अनुभव हो वही सत्य है और वही ज्ञान है। अर्थात इंद्रिया अनुभव के अतिरिक्त यदि हम किसी ज्ञान को मानते हैं तो वह उचित नहीं है। प्रकृतिवादी ज्ञान को सीमित कर देते हैं इस मान्यता के अनुसार और उसकी विधि को प्रत्यक्ष अथवा अनुभव तक ही मानने के कारण अन्य स्तरों पर होने वाले ज्ञान को वो उचित नहीं मानते। अब इसके जो समर्थक रहे हैं
तो भारतीय दृष्टिकोण से इस बात के समर्थक रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंदनाथ घोष चार्वाक माने जाते हैं और पाश्चात्य दृष्टिकोण लॉक, स्पेंसर जो प्रकृतिवादी अनुभववादी माने जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकृतिवाद के भारतीय समर्थक कौन है और पाश्चात्य समर्थक कौन है, तो आपको इन सभी के नाम याद होने चाहिए। आगे हम देखेंगे कि प्रकृतिवाद एवं शिक्षा। प्रकृतिवाद एवं शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो जो ये प्रकृतिवाद है ये पुस्तकीय ज्ञान के विरोधी हैं। वो कहते हैं कि पुस्तक से प्राप्त ज्ञान इतना क्रियाशील और सार्थक नहीं होता। उनका मानना है कि विद्यार्थियों में क्रियाशीलता एवं व्यवहारिकता होना जरूरी है और ये जब भी होगी जब वो पुस्तकीय ज्ञान से बाहर जाएंगे। इस वजह से विद्यार्थी का प्रकृति से सक्रिय संबंध होगा और प्रकृति से टच स्पर्श होने से बालक की आयु के अनुसार उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। अर्थात ये व्यवहारिक ज्ञान जो स्पर्शजन्य अनुभवजन्य उसमें विश्वास करते हैं, जो प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित हो, न कि पुस्तकों पर। प्रकृतिवाद एवं विद्यार्थी। प्रकृतिवाद विद्यार्थी को एक स्वतंत्र विद्यार्थी के रूप में देखते हैं और वो कहते हैं कि विशाल भवन, शहरी संस्कृति एवं आधुनिकता विद्यार्थी के मनोविज्ञान के विपरीत है, क्योंकि वह इनका केंद्र नहीं है। वह कहते हैं कि भवन, शहरी संस्कृति, आधुनिकता इन सबसे परे प्रकृतिवादी प्रकृति में ही शिक्षा का उद्देश्य ढूंढते हैं और उनका कहना है कि वास्तविक शिक्षा जो विद्यार्थियों को अवगुणों से मुक्त होने या बचाने की समझ पैदा करे, और ये जब भी संभव है जब विद्यार्थी स्वतंत्रता में अध्ययन करे, तो वो विद्यार्थी को एक विद्यालय से दूर प्रकृति के अंदर स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक रूप से पढ़ने में विश्वास करते हैं। अब प्रकृतिवाद एवं पाठ्यक्रम। प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम को किस रूप में देखते हैं? प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम में के संबंध में ये बताते हैं कि बालक की बढ़ती आयु के अनुसार ही उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। जैसे कि जब बच्चा बाल्यावस्था में हो तो शारीरिक शिक्षा पर महत्व दिया जाए, जब बच्चा किशोरावस्था में जाए तो भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, ज्यामितीय भाषा, नक्षत्र विद्या का ज्ञान दिया जाए। सरल रूप में कहें तो नैतिकता, विश्वास, श्रद्धा आदि का ज्ञान भी इस अवस्था में दिया जाना चाहिए। संक्षेप में प्रकृतिवादी कहना चाहते हैं कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले विषय विद्यार्थी की आयु के अनुसार उसके मनोविज्ञान के अनुकूल होना चाहिए। प्रकृतिवाद एवं शिक्षक। शिक्षक के विषय में प्रकृतिवाद उसकी भूमिका को विद्यार्थी की तुलना में गौण स्थान देते हैं। उसका कार्य एवं दायित्व ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिससे विद्यार्थी की नैसर्गिक क्षमताओं की अभिव्यक्ति हो सके। अर्थात विद्यार्थी प्रकृति में रहकर स्वतंत्र रूप से, अनुभव से, प्रत्यक्ष रूप से सीख सके। वह सहयोगी एवं निरीक्षक, अर्थात वह शिक्षक को सिर्फ एक सहयोगी एवं निरीक्षक के रूप में बताते हैं। वो चाहते हैं कि विद्यार्थी उससे सहज ही संवाद स्थापित करे। उसे शिक्षा की प्राकृतिक अभिकरण का अधिक उपयोग करना चाहिए, न कि औपचारिक अभिकरणों का। अब प्रकृतिवाद एवं शिक्षण विधि। प्रकृतिवाद शिक्षण विधि, तो इसमें सर्वप्रथम जो सुप्रसिद्ध दार्शनिक है, सुप्रसिद्ध प्रकृतिवादी दार्शनिक रूसो ने क्या कहा है? बालक को अत्यधिक स्वतंत्रता प्रदान करने का समर्थन किया है। इसलिए उन्होंने स्वयं के अनुभव और स्वक्रिया पर बल दिया है। उनका मानना है कि बालकों को वह कभी न कहो जो वो समझ नहीं सकता। शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थी ज्ञान देना नहीं, बल्कि उसे ज्ञान को प्राप्त करने की रुचि है। ऐसी परिस्थिति पैदा करनी चाहिए कि विद्यार्थी स्वतः ही आगे बढ़े और उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो और वो करके सीखने पर जोर दे। इसके अंतर्गत जो हमारी शिक्षण विधियां हैं, प्रोजेक्ट विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, निरीक्षण विधि, प्रत्यक्ष विधि, खेल विधि, आगमन एवं निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि एवं इंद्रिय प्रशिक्षण विधि, ये सभी सुप्रसिद्ध दार्शनिकों ने बताई है और ये सभी प्रकृतिवाद पर आधारित है। आगे हम देखते हैं प्रकृतिवाद में विद्यालय का प्रबंधन कैसे किया जाता है। क्या वह जकड़ने वाला अर्थात दबाव की रीति पर आधारित है या स्वतंत्रता की रीति पर? तो हम देखते हैं कि विद्यालय विद्यार्थी के लिए कारागार यानी कि जेल की तरह ना हो, वह प्रकृतिवाद यही मानता है। इसलिए विद्यालय का प्रबंधन लचीला एवं प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए। वास्तविक विद्यालय तो प्रकृति है, ठीक इसी प्रकार अनुशासन भी बाहरी न होकर आंतरिक एवं सहज होना चाहिए। इसकी विद्यार्थी में समझ पैदा करना विद्यालय का दायित्व है, ऐसा प्रकृतिवाद मानता है। अर्थात प्रकृति में रहकर निर्बाध रूप से अपने उद्देश्य की पूर्ति करना, इस प्रकार प्रकृतिवाद विद्यालय प्रबंधन कराता है, न कि दबाव की रीति पर आधारित होता है। अब ये तो हमने प्रकृतिवाद के तत्व
तथ्य और तत्व समझे कि किस प्रकार विद्यालय प्रबंधन होता है, प्रकृतिवाद एवं विद्यार्थी होता है। अब हम ये भली भांति जानते हैं कि हर किसी में, किसी भी वाद में कुछ ना कुछ तो कमियां हुई होगी, इसीलिए दूसरे वाद उत्पन्न हुए। तो प्रकृतिवाद के आलोच्य बिंदु क्या है? तो हम देखते हैं कि पहली बात तो यह है कि प्रकृतिवाद प्रकृति को आधार एवं उद्देश्य मानता है एवं विद्यार्थी को केंद्रीय मानता है। इस प्रकार मानने से मनुष्य प्रकृति सीमित हो जाता है और उसका ज्ञानात्मक क्षमता भी सीमित हो जाती है, जबकि मनुष्य की क्षमताएं तो अपार है जो उसे चिंतन एवं बोध की ऊंचाई तक ले जाती है। तो प्रकृतिवाद यहाँ सीमित हो जाता है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी को केंद्रीय मानता है। अब केंद्रीय मानने के कारण प्रकृतिवाद अपरिपक्वता को केंद्रीय बना देता है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी तो अभी अपरिपक्व है, अभी उसे इतना नॉलेज कहाँ गया, उसे आकर देने वाला तो उसका गुरु है। तो उसने केंद्र किसको बना दिया? विद्यार्थी को, जो शिक्षा की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। विद्यार्थी जो कर रहा है वही उसे करना चाहिए, ये निष्कर्ष जो करना चाहिए वही कर रहा है की तुलना में भिन्न है, अतः अवांछनीय बन जाता है। विद्यार्थी को केंद्रीय मानने से अन्य वरिष्ठ लोगों के जो जीवन के अनुभव है के लाभों से विद्यार्थी वंचित रह जाता है। प्रकृतिवाद कहता है कि विद्यार्थी जो कर रहा है वो सब सही है, तो जो बड़ों के अनुभव है वो भी तो उसको मिले ना। तो ये इसकी सेकंड आलोचना है। तीसरी बात यह है कि प्रकृतिवाद निषेधात्मक शिक्षा को प्रमुखता देता है। अब आप पूछेंगे निषेधात्मक शिक्षा क्या है? जिसके अनुसार विद्यार्थी को आर्टिफिशियल कृत्रिमता के अवगुणों से बचना चाहिए, किंतु किन गुणों को अपनाना चाहिए ये प्रकृतिवाद कहीं स्पष्ट नहीं करता। इससे यह एक अभावात्मक सिद्धांत बन गया है जो विद्यार्थी से लेता बहुत कुछ है किंतु देता कुछ भी नहीं है। इस प्रकार हमने शिक्षा के उद्देश्यों में प्रथम इकाई के अंतर्गत प्रकृतिवाद को पढ़ा। आप बुक के पीडीएफ में देखिए, गतिविधि दी गई है। प्रकृतिवाद मानता है कि पुस्तकीय ज्ञान आर्टिफिशियल होता है। इसे समझने के लिए अपने आसपास की कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले कुछ विद्यार्थियों से दीपावली पर्व पर उनके अनुभवों को लिखवाएं। आप किसी पुस्तक में दीपावली पर लिखे पाठ व बच्चों द्वारा लिखे लेख की तुलना कर बताएं कि पुस्तक के पाठ में किस तरह की आर्टिफिशियलिटी है और बच्चों के लेख में किस प्रकार की नैसर्गिकता है। तो ये बात तो है ना, क्योंकि वो स्वतंत्रता पे जोर दे रहा है, तो बच्चे अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से लिखेंगे कि उन्होंने दीपावली के पर्व को कैसे मनाया। पुस्तक में तो बस पॉइंट्स में दिया है ऐसा होता है, और बच्चा उसे अपने अनुभव और प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर लिखेगा। तो इससे हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ, प्रकृतिवाद शिक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप सभी को मैंने अच्छे से ये समझा दिया है। अब हम इसमें आदर्शवाद और अन्य वादों पर भी चर्चा करेंगे। आप इसे घर में वीडियो देखने के बाद पुनः पढ़ना, इसकी पीडीएफ भी देखना, क्यूआर से स्कैन करना, और आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो। जिनके पास बुक नहीं है तो वो बुक का रूप भी इसको दे सकते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।